फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर अमृता हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में खड़ी हूँ, जहां पर आज नेशनल इंडिकेट मेडिकल एसोसिएशन स्टेट ब्रांच हरियाणा रजिस्ट्रेशन की तरफ से एक इवेंट किया जा रहा है। अंदर की तरफ चलते हैं और इवेंट दिखाते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी शायद इस इवेंट का इनॉग्रेशन किया जा रहा है और अंदर की ओर हम लोग इस समय प्रवेश करते हैं। और देखिए, आपको अंदर की जो तस्वीरें हैं वो समझ आज के समाज में हम लोग हरियाणा सिर्फ प्रेरणा संस्था में पिछड़ गए। बहुत दूर तक विषय है, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग उसका कारण ना बने, समाज की इस कुरीति को खत्म करने में हम इस विषय में आगे कदम बढ़ाएं और अपने दिल पर हाथ रखकर अपने परमात्मा को, अपने अंदर के सच को सच मानकर हम इस चीज को देखें कि कन्या भ्रूण हत्या किस प्रकार से होती है। एक बार हाथ खड़े करके बताइए, जो इसको चाहते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए। आप सब डॉक्टर हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स और ये पढ़ लें। मैं स्पेशली हमारे प्रेसिडेंट वुमेन फोरम अंजू सुगाड़ को बुलाऊंगा। आप सब खड़े होकर हमें प्रतिज्ञा लेंगे, समाज की इस कुरीति को, हरियाणा पर जो इतना बड़ा धब्बा, एक काला कलंक लगा हुआ है, उसको धोने में हम लोग सक्षम हो सके। तो उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट, आप अगर सब खड़े हैं, डॉक्टर अंजू सुगाड़, डॉक्टर राधा भाटिया जी आकर हमें एक प्रतिज्ञा देंगे। तो सिंसियरली जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर अंजू। नमस्कार सभी को। सबसे पहले हमारे उपस्थित मंच आसीन सभी हमारे अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, और दूर दूर से आए सभी चिकित्सकों का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि जैसा सरकार ने चाहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हम डॉक्टरों के ऊपर एक तरह से ये आरोप भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये उसकी वजह से हो रहा है कि हमारी सेक्स रेशो गिर रही है, तो कहीं ना कहीं लिंग परीक्षण और उसकी वजह से हो रहा है। तो हमारे मन में ये विचार आया कि हम एक मुहिम करें, जब कभी भी किसी का भी जो भी है, हम हालांकि करते नहीं हैं, पर फिर भी कहीं कोई किसी के कोने में या किसी के आसपास में हो, तो उस कुरीति को हम दूर करने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही। उसी कड़ी में हमने एक शपथ प्रारंभ करें, जैसा आप सबको मालूम है, सभी ब्रांचेस से हमने सर्कुलर दिया हुआ है कि वो अपने यहाँ कार्यक्रम में शपथ लेना है, और ये हम यहाँ भी कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध, आप खड़े हो जाए, अपना जारी आप सब कभी भी शपथ लेते हैं उसको आगे करेंगे। और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से भी मेरा निवेदन, आज आप मेरे कहने से थोड़ा सा अपने हाथ को खड़ा करें। मैं शपथ शुरू कर रही हूँ। मैं चाहूंगी मंच पर कोई बातचीत क्यों हो। मैं आज ईश्वर और समाज स्वयं के साथ यह पवित्र शपथ लेती हूँ कि मैं कभी भी कन्या भ्रूण हत्या जैसा अमानवीय कार्य नहीं करूंगी। मैं परिवार, समाज और आसपास के लोगों को भी कन्या भ्रूण हत्या करने के लिए जागरूक करूंगी। मैं अपनी संतान को ईश्वर का वरदान मानूंगी, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। बेटी पढ़ाएंगे, बेटी बचाएंगे, नया समाज, नई पहचान बनाएंगे। जय भारत, जय आयुर्वेद, जय निमा। धन्यवाद। आप सबके
गिरकर उठना, उठकर चलना, यही हमारी रीत है। जो हमारा दामन थाम ले, जब मैं सबसे ज्यादा प्यारे बैठे, जो हमारा दामन थाम ले वही हमारा सच्चा रीत है। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हुए कुछ समझदार लोग बैठे, दो चार कार्य रखिए, ज्यादा लगता है बात क्या है। अब सबसे पहले हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए 2 मिनट के लिए अपना थोड़ा सा ध्यान बांटे, हम सबको गाइड करें। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, रजिस्ट्रार किया जाएगा आपकी कर्तव्य होगी। सम्मान को डॉक्टर विश्वजी फोगला, जिला प्रेसिडेंट, ऑब्जर्वर डॉक्टर दिनेश शर्मा और मेरे कलीग श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी आज तक डॉक्टर श्री मेहता और सम्मानित मंच और इमाम फरीदाबाद, जिन्होंने अथक प्रयासों से याद का दिन संभव हुआ, उन सब के लिए पहले एक बार तारीफ स्वागत करते हैं। अध्यापन संभाषण ये तीनों सारे परंपरा करते हैं, पर लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि हम जो मेन स्ट्रीम थी आइसोलेशन में बात की, जो यूजी है इसमें बीएमएस की है, पीजी की है, बीएमएस की बात करते हैं, बीएमएस की है तो वो एक बीएमएस करने के बाद आइसोलेशन में इन द सेंस किसी ने अपना क्लिनिक खोल दिया, किसी ने अपना नर्सिंग होम खोल दिया, खोल दिया, उसके बाद अपना उसके अपना ही गवर्नेंस है, तो एक प्लेटफॉर्म जो हमें चाहिए था, जो उसकी डेवलपमेंट और जो आपका अपडेट नॉलेज, उसके लिए मैं हमारे भूतपूर्व एनसीएसएस के प्रेसिडेंट बीओईआर के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिल गया, एनसीएसएस का एक्सपर्ट मेंबर भी था, तो उन्होंने तो उनके अपने डेडिकेटेड एफर्ट से एक उन्होंने कैरिकुलम बनाया, एक उन्होंने एक विजन किया कि हमारे जो बीएमएस प्रैक्टिशनर्स हैं तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले और एक ऐसा इंटरेक्शन करने का, ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि एक मंच पे इकट्ठे हो सकें और वो जो अध्ययन संभाषण और कुछ सीखने की आशा जो है, तो एक ऐसा कैरिकुलम उन्होंने बनाया, उनको धन्यवाद देना। और उसी परंपरा वाले डॉक्टर हुए हमारे आज की एनसीएसएस के प्रेसिडेंट है, वो भी उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, तो ये सीएमबी के क्रेडिट पॉइंट्स हैं, एक मैंडेटरी इसलिए भी कर दिया कि हमारा इसका भाव है कि जब तक हमारे ऊपर चाहे एग्जाम की बात हो, मुझे अपना पता नहीं यूजी प्रोग्रेस से की चीजें नहीं, जयपुर से एग्जाम के टाइम पे नहीं कार्य होती, सारा दिन घूमना फिरना पढ़ाई करना है, तो एक प्लेटफॉर्म हमें मिला जिससे हमें एक अपडेट नॉलेज भी होगा, मार्केटिंग स्किल्स भी आएंगे, अपने कोलीग से मिलेंगे, अपने सहपाठी से मिलेंगे, अपने अभिभावकों के लोगों से मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को पहचानेंगे, आपका एटीट्यूड, आपका थिंकिंग, आपका ओपिनियन, आपका बिहेवियर, आपका आइडियोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी, सारी चीजें एक चेंज होती हैं। अगर बड़े मंच पे आप आते हैं तो बड़े मंच पे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। ये आप आइसोलेशन की जगह पे कहीं काम कर रहे हैं, सब और एप्पल में अन्य जगहों पे काम कर रहे हैं, तो वही यहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ भी जब बड़े मंच पे आते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम वेयर स्टैंड, तो एक अच्छा मंच एनसीएसएस ने प्रदान किया है। और मैं सराहना करना चाहूँगा निमा प्रेसिडेंट डॉक्टर फोगला, डॉक्टर दिनेश बंसल, डॉक्टर अंशुल कुमार, जो कि हमारी सरकारी सेवा में रहे, तो इनके हर प्रयासों की दूसरी श्रेणी है, हमारे पास ऐसी प्रपोजल आती है तो उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके एनसीएस को अपने भेज देते हैं और कार्य भी करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हमारे बीएमएस ग्रेजुएट उसका लाभ उठाएं और उसकी लाभ उठाने के साथ जो एक क्रेडिट पॉइंट का मैंडेटरी किया है सरकार ने, वो एक सिर्फ इसको सीएम के आने, इसको एक
मेन से मुख्य ध्यान लगाने के लिए हमारे पास एक सुनहरा मौका भी है। आज वक्त भी आए हैं और एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन के बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ पे। एक हरियाणा सरकार ने स्पेशली एक पीएम स्टेट टास्क फोर्स बनाई है, तो उसमें भ्रूण हत्या के ऊपर कुछ हमारे से डिस्ट्रिक्ट हैं वो बड़े डिजाइन एसोसिएशन में, तो फीमेल जो है लड़कियां मेल की अपेक्षा कम है, पर लेकिन सरकार के सरकार ने इसके बारे में बहुत काम किया और हमें लिमिटेशन भी करनी चाहिए। हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो गायनी हॉस्पिटल पीजी करते हैं, जो डीएनएस की है, तो हमारी कुछ लिमिटेशन के दायरे में ही रह के काम किया जाए। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये है, ऐसे कोड में डाला ही हुआ है और इन्होंने एक ऐसा कोड लगाया है, उसके अंदर आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको स्ट्रेंथ किसी तरीके से स्पेसिफाइड किया हुआ है, तो कहीं भी आपने तो आपको एससीएसएम एक्ट 2020, एससीएसएम एक्ट 2023 रेगुलेशन और पंजाब में आवेदन प्रक्रिया के 1963 2014 ये सारा पता हो, कल को ये आपके पास इंस्ट्रक्शन के लिए आता है, कोई और किसी किस्म की आपको दिक्कत आती है, तो आपको एटलीस्ट इतना इंस्टीट्यूशन में इतना स्ट्रेंथन और स्ट्रेंथनाइज किया होगा कि आपको पता हो कि मेरे अधिकार क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। तो एक संयुक्त जिम्मेदारी है और हमारे हेल्थ कम्युनिटी के लिए काम आगे बहुत है, बहुत काम है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं तो समुद्र हो रहा है बहुत बड़ा अभी, चाहे आप इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, तो काफ़ी हमारे लिए स्कोप है। तो आने वाले बच्चे जो भी बीएएस ग्रेजुएट करके आए हैं, तो अपना रास्ता आपने शुरू करना है और अपने सीनियर से अपने उससे गाइडेंस लेने और पढ़ाई जरूर करें। 1 घंटा 1.5 घंटा चाहे आप चिकित्सा क्षेत्र में व्यवसाय में कर रहे हैं या अपनी क्लिनिक में, थोड़ा सा अपने नॉलेज एक माध्यम सीएम का भी है और एक माध्यम आप खुद अध्ययन करें। तो इन सभी बातों के साथ मैं आपके इतिहास में पहुंचने से और इसको मैरिट का मानते हुए इसको एक पार्ट एंड पार्सल और इंडिस्पेंसेबल पार्ट मानने के लिए हमने अपडेट अपने नॉलेज कर दिया, अपने स्किल्स को बढ़ावा देना। तो इस तरह बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद। सबसे इम्पोर्टेंट जिनके देख रेख में आज का हमारा सारा कार्यक्रम मैं बुलाना चाहूँगा आपकी डॉक्टर राजेश शर्मा जी को, जो कि हमारे एनसीआईएसएस के दिशा निर्देशों के बारे में हमारे रिसोर्स पर्सन नहीं है। डॉक्टर राजेश शर्मा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि तालियां आपके हरकत सोनी कम रह जाती है, कृपया इधर जोर पकड़ दे। डॉक्टर पासी पानी आ गया अंदर चलेंगे। Hello, Namaskar and very good morning to all of you. Manchasni, Dr. Dinesh Sharma ji, Registrar Haryana Registration Board, Dr. Aya, Professor Sharyatantra, Kanpur Kala Ayurvedic Medical College, Dr. मेहता जी, प्रोफेसर पंकज शर्मा, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र, डॉक्टर दीपशिखा यादव जी,
Associate Professor, बाल रोग विभाग, कानपुर कला आयुर्वेदिक कॉलेज, और डॉक्टर फोगाट, नीमा के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय बंसल, सेक्रेटरी नीमा हरियाणा, और जालंधर से आए हुए डॉक्टर भनोट एवं इस सभागार में उपस्थित मेरे साथियों, मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ, डिस्कस के आपको थोड़ा बताने आया हूँ। मैं आपके साथ का ही हूँ कि NCSM ने आपके लिए क्या कुछ किया है और हम उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं। ये जो CME कार्यक्रम है, ये हम लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव तो ही है ही, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये इंफॉर्मेटिव तो है ही, इसके साथ ही हमें एक साथ जोड़ने का, क्योंकि अदरवाइज तो जो प्रैक्टिशनर हैं वो आने में आनाकानी करते हैं। अगर कोई भी गेट टुगेदर होता है, कोई CME एवं फार्मास्यूटिकल भी करती है, तो प्रैक्टिशनर को कहता है छोड़ो, क्या नुकसान करना, कहीं का कहाँ जाएंगे। तो ये NCSM ने एक काम तो अच्छा कर दिया कि जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर हैं या जितने भी आयुर्वेद की फैकल्टी है, उन सबको एक ऐसे मुकाम पे ला दिया है कि वो कम से कम साल में एक बार मिले। तो मैं NCSM की तरफ से जो आपके पास कुछ जो NCSM की गाइडलाइंस हैं उनको आपके बताने आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सुनेंगे भी और ध्यान में भी रखेंगे, क्योंकि आपके काम में आने वाली चीजें हैं। I'm discussing about, talking about right, privileges, ethics for ISM practitioners. This act was come in force in 2020। ये 2020 में जो NCSM एक्ट है वो अपने प्रारूप को लिया और उसका राजपत्र हुआ, गजट नोटिफिकेशन हुआ, और उसमें जो है 2025 मार्च से एक कंपल्सरी कर दिया गया कि CME जो है वो हर प्रैक्टिशनर के लिए कंपल्सरी है। उसके बिना उसका रजिस्ट्रेशन है कोई भी स्टेट बोर्ड रिव्यू नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन मतलब 25 में रिन्यू है तो आपको 10 पॉइंट अर्जित करने हैं, अगर 26 में है तो 20 पॉइंट। इस तरह से अगर 5 साल में किसी की रजिस्ट्रेशन रिन्यू है तो उसको 50 पॉइंट अर्जित करने हैं। जैसे आप, और ये इम्प्लीमेंट हुआ है 1 मार्च 2025 से। हम बात करते हैं क्योंकि हम आयुर्वेद के हैं, तो आयुर्वेद जो है अष्टांग आयुर्वेद के रूप में हम उसको देखते हैं। तो जो अष्टांग आयुर्वेद के बारे में मैं आपसे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको आपके अधिकारों से अवगत कराऊंगा कि हमारे क्या अधिकार हैं। जैसे हरियाणा एक अग्रणी स्टेट है, अग्रणी राज्य है अपने अधिकारों को जानने के विषय में। तो मुझको यहाँ आके बड़ी प्रसन्नता भी हुई कि हम क्या कर सकते हैं। जो प्रैक्टिशनर हैं उनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा कि अष्टांग आयुर्वेद के हिसाब से, और उसके बाद में जो नेक्स्ट है, सप्लीमेंटेड बाय सच मॉडर्न एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सच अदर साइंसेज एप्लीकेबल टू मेडिकल फील्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी जो हम अष्टांग पढ़ के आते हैं उसके साथ में हम ये जितने भी टूल्स टेक्नोलॉजी दी गई है, ये साइंस का एक पार्ट है। whether it comes under the physics part, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी टूल टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पैथोलॉजी के टेस्ट हैं, मॉडर्न की इन्वेस्टिगेशन, दूसरी XYZ कोई भी हैं, तो इनको अगर आपने BMS में किसी भी पार्ट यानी अगर सेकंड प्रॉफ में पढ़ा है, फाइनल ईयर में आपने ट्रेनिंग अटेंड की है, तो यू कैन यूज दिस। और आप जो है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि जो हेल्थ है वो स्टेट इश्यू होता है और स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है।
जैसे आपकी जो हरियाणा सरकार है वो आपको अलाउ करती है इन सब टूल टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए, तो आप इसको निर्बाध हैं बिना किसी अवरोध के यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिशनर्स की। प्रैक्टिशनर मीन्स द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सोया रिग्पा, रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट और द नेशनल रजिस्ट्रार। तो जितने भी लीगली क्वालिफाइड फिजिशियन हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो वर्ड है वो दैट इज यूज्ड फॉर ऑल। अब मैं उसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। तो हम जितने भी लीगली मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके जो हमारे अधिकार हैं उनको हमें जानना चाहिए कि जितने भी आयुर्वेद के, यूनानी का यहाँ यूनानी का सिद्धा का तो यहाँ और सोया रिग्पा का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं आए थे, तो आयुर्वेद के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं और लीगली वो ग्रेजुएट हैं किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज से, तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और उन्हें प्रैक्टिस का पूरा अधिकार है। तो अब हम बात करते हैं कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम CME क्रेडिट पॉइंट्स के ऊपर। क्रेडिट पॉइंट्स मीन द क्रेडिट पॉइंट्स allocated by the board to practitioner for attending continuous medical education program including conferences, seminar, workshop, hands-on training, or for publication in peer-reviewed journals, international scopes, Web of Sciences for registered patent in their name relating to subjects connected with the Indian system of medicine, other subjects pre-approved by the commission, board or the state council as the case may be from time to time. The commission board has introduced electives for practitioners for attaining CME credit points. तो हम इसमें यहाँ जब बात कर रहे हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं और हमें CME क्यों जरूरी है, तो इसके साथ ही हमें ये बताया गया है कि जितने भी प्रैक्टिशनर हैं वो सारे स्टेट के थ्रू NCSM से एनरोल होते हैं, और जब एनरोल होते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन में क्रेडिट पॉइंट्स देने जो 2025 मार्च से कंपल्सरी हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम जो दिए हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप है, हैंड ऑन ट्रेनिंग है, जो भी आप ट्रेनिंग का पार्ट करते हैं उसके है, पब्लिकेशन है आपकी पीयर रिव्यूड जर्नल में, और आपके कोई नेम पे कोई पेटेंट है। इन सब के अलग अलग स्कोर डिसाइड किए गए हैं। जैसे किसी का पेटेंट है तो उसके लिए 50 अंक आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, और जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, वर्कशॉप हैं, सेमिनार हैं, सिंपोजियम हैं, इन सब के 10-10 अंक आप अर्जित करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और क्लियर करनी जरूरी है कि ये जितने भी वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम जितने भी बताए गए हैं, that should be approved by NCSM through your state board. अगर कोई भी ऐसे कह देता है कि डॉक्टर साहब आप सेमिनार में आ जाइए, वहाँ वर्कशॉप में अटेंड कीजिए तो आपको उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो स्टेट बोर्ड जो आपका है उससे इसकी अप्रूवल किसी भी सेमिनार सिंपोजियम के लिए जरूरी है। स्टेट बोर्ड जो है वो आपको आपकी जो भी ऑर्गेनाइजर है उनकी जो एप्लीकेशन है उसको फॉरवर्ड करता है NCSM को, फिर NCSM उसको सिंपैथेटिकली कंसीडर करता है और फंड भी करता है अगर जरूरत होती है। Right and privileges of practitioner. Right of practitioners. It shall be lawful for every practitioner whose name is entered in any part of national register or state register as mentioned under this regulation to use in full with his or her name the titles like Vaidya, Doctor, Hakim, Vaidyar और आमची as the case may be। ये इसलिए आपको थोड़ा सा बताना जरूरी है क्योंकि कुछ स्टेट्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ स्टेट्स में, क्योंकि जो हेल्थ है वो स्टेट वाइज हेल्थ इशू है, कुछ स्टेट्स में एलोपैथी
प्रैक्टिस करने पे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को रोका गया है, उसको बैन किया गया है, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। इवन कई स्टेट्स में और कई जगह पे तो ऐसा था, अगर वो अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स करते थे तो उसमें भी कई सिस्टम्स को ऑब्जेक्शन था। तो इसलिए एनसीएस ने इसको बड़ा ही क्लियर कर दिया है। पर्सन हु इज लीगली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन फिक्स वैद्य, डॉक्टर, हकीम, वैद्य और आंटी इन बिफोर हिज नेम, अपने नाम के आगे जो है ये जो अपने डेजिग्नेशन लगा सकता है। Right of practitioner to issue certain certificates and give evidence as a medical expert. A registered practitioner can issue or sign medical certificates such as fitness or any other certificate that legally requires a qualified medical practitioner's signature. A practitioner shall have the right to give evidence at any inquest or any court of law as an expert under section 45 of the Indian Evidence Act 1872 on any matter relating to Ashtanga, Ayurveda, Unani, Siddha, Soyalika, medicines, etc. इसमें जो हमें अधिकार दिए हैं एनसीएसएन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर के, फिर मैं आपको बार-बार से कहूंगा कि वो स्टेट इशू है। अगर आपकी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है, देन you can issue any medical certificate, any other certificate that is legally required qualified medical practitioner. इसमें जैसे आपकी डीएल बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन में आपका मोहर लगाना पड़ता है या मेडिकल फिटनेस देना पड़ता है, तो उसमें आप एलिजिबल हैं। जो इंश्योरेंस के इश्यूज हैं उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर की साइन लगती है, मोहर लगती है, अटेस्टेशन लगती है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। प्रैक्टिशनर शैल हैव द राइट टू गिव एविडेंस एट एनी इंक्वेस्ट और इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एज एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 45। इसमें हमें थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। जैसे नीचे क्लियर कर दिया कि अष्टांग, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोयालिका सिस्टम के हिसाब से, यानी अगर हम कोई भी डायग्नोज बनाते हैं और कोर्ट में चैलेंज होता है तो बी कॉन्शियस, आप डायग्नोज को अगर मेडिकल पर्पस के लिए या लीगल पर्पस के लिए किसी के लिए देते हैं तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें और आयुर्वेद का डायग्नोज साथ में लें। राइट ऑफ प्रैक्टिशनर टू सर्टेन अपॉइंटमेंट्स। प्रैक्टिशनर्स shall be eligible to hold any appointment as physician, surgeon, teacher, administrator, advisor, consultant, researcher, or any medical officer in any hospital, informally running hospital or any institution imparting education of medicine. तो ये हमारे अधिकार हैं कि जो हमारा फिजिशियन है, बीएमएस फिजिशियन है, बीआईएमएस फिजिशियन है, जीएमएस फिजिशियन है, वो फिजिशियन के तौर पे, सर्जन के तौर पे मैंने इसलिए कहा क्योंकि एनसीएसएन ने लगभग 50 से सर्जरीज को अलाउ किया है, जो स्मॉल सर्जरी हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको अलाउ किया है। एज अ टीचर, सपोज यू वांट टू गो फॉर सम लेक्चर, देन यू आर लीगली अलाउड। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पस किसी भी कंपनी के, किसी हॉस्पिटल के, XYZ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन वर्क एज एडवाइजर, कंसल्टेंट, रिसर्चर। आप रिसर्च का पार्ट करना चाहते हैं, जैसे आयुर्वेद में जो आजकल रिसर्च का पैटर्न है वो कोलैबोरेटिव रिसर्च का है। तो आयुर्वेद में CCRS है या यूनानी की CCRM है, इनके कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स चलते हैं। एम्स के साथ, सफदरजंग के साथ, एलोपैथी के साथ इनके कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट चलते हैं। तो यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट आल्सो। राइट टू प्रैक्टिस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। A practitioner shall have the right to practice any system of medicine to the extent of his or her qualification as recognized under Chapter 6 of the Act, or to the extent of the syllabus including in the minimum standards of education and minimum standards of requirement
or to the extent of his her training and addition to such qualification. इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर और करना चाहूँगा कि जैसे हरियाणा में, जहाँ तक मुझे को पता है, हरियाणा में जो इंटर्नशिप का पैटर्न है, जो बच्चे हम BMS के कोर्स करते हैं उसके बाद में जो इंटर्नशिप लगती है, दैट इज 6 months इन आयुर्वेदिक सिस्टम। तो हमारी डिस्पेंसरी में या गवर्नमेंट जिस आयुर्वेदिक कॉलेज में हम पढ़े 6 महीने वहाँ पे इंटर्नशिप लगती है, और 6 महीने की जो रोटेशनल इंटर्नशिप है वो एलोपैथी के जो आपके सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे लगती है। तो उसके आधार पे आपको ये अधिकार मिल जाता है कि जो आपने प्रोसीजर्स वहाँ पे किए हैं, परफॉर्म किए हैं, देखे हैं, या उसमें आपने जो भी थोड़ा बहुत किया है उसके ऊपर से आपको अधिकार मिल जाता है कि आप उन प्रोसीजर्स को अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। द प्रैक्टिशनर शैल हैव द राइट टू यूज एनी इंस्ट्रूमेंट whether clinical, surgical or any other medical specialty for the diagnosis, treatment of or mitigation of disease, and to use such instruments in any medical establishment to the extent of his or her qualification, to the extent of the syllabus, or to the extent of his or her training and skill, addition to such qualification. मेरे को ध्यान है, मैं मेरी ससुराल है यमुनानगर में, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं उनमें शायद एक दो ऐसे थे जो आयुर्वेद के BMS ग्रेजुएट थे, तो उन्होंने अपने रेडियोलॉजी के सेंटर को रखे थे। they were doing the X-ray and USG in the अपनी प्रैक्टिस में कर रहे थे। तो अगर आपने वो ट्रेनिंग हैंड दिया है, आई थिंक योर स्टेट परमिट्स फॉर दैट इन हरियाणा। राइट टू प्रैक्टिस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, द प्रैक्टिशनर शैल हैव द राइट टू एडवाइज, प्रिस्क्राइब और कंडक्ट any medical procedure or surgery, to advise, prescribe or conduct any investigation, test or procedure, to give any medical advice to the extent of his qualification, to the extent of the syllabus, to the extent of his training and skill, in addition to such qualification। यानी मैं बार-बार वही बात को दोहरा रहा हूँ कि अगर आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग के दौरान या अपने BMS में जैसे क्लिनिकल बेड साइड लेक्चर्स होते हैं या इंटर्नशिप में आप मेडिकल हॉस्पिटल में ड्यूटीज करते हैं, तो आप उसके लिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से, ड्यू परमिशन ऑफ योर स्टेट गवर्नमेंट, यू आर allowed, you are eligible to do that practice. The practitioner shall have the right to conduct any emergency procedure or administer any medicine to the patient during the emergency as part of his professional duty. तो emergency में आप जो आपके अधिकार हैं, किसी भी जो रुग्ण है उसको अकस्मात जो चिकित्सा सेवा है उसमें आप अपने जो अधिकारों का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं और किसी भी रोगी की जान को आप बचा सकते हैं। ये हमारी HPR ने शुरू की है, ये उनके लिए है जो ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद की, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। बाकी लोगों के लिए अच्छा है, मैं यही कहूँगा कि बाकी इसका ना करें, इसके और भी बेनिफिट हैं सिस्टम के लिए। हमारी इसमें HPR में जाने से, एनरोल होने से आयुर्वेद की स्ट्रेंथ जो गवर्नमेंट पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होती है, तो हमारी स्ट्रेंथ का राज्य सरकार को और भारत सरकार को अंदाजा हो जाता है, और हम कहाँ पे जो इमरजेंसी कंडीशंस में हमें गवर्नमेंट यूज कर सकती है। तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय होता है कि हम देश के लिए कुछ करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य हेल्थ सिस्टम के लिए कुछ करते हैं। तो इसलिए HPR में एनरोल होना बहुत जरूरी है। और ये 5 मिनट का ही काम है। मेरे को अभी NCI से डॉक्टर बिट्टू आई हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह हम HPR के एनरोलमेंट बाहर कर रहे थे, तो इसमें आधार की जरूरत पड़ती है, OTP आता है, आप विदिन 5 मिनट एनरोल हो जाते हैं। तो आप बेटा इसको जरूर एनरोल करें, और जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, जो प्योरली आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए तो HPR बहुत अच्छा है। अगर वो कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं इसमें HPR में, और आपको देश नहीं विदेश के किसी भी कोने से
आपको कोई भी टच कर सकता है अपना परामर्श लेने के लिए। सो प्लीज बी एनरोल फॉर दिस HPR सिस्टम एंड इट्स विदाउट एनी कॉस्ट। To protect the rights of ISN practitioners, more than 200 letters were sent to the different state authorities, private organizations to protect rights and privileges of ISN practitioners. मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, I belong to Delhi, I'm working here as a professor। तो हमारे यहाँ पे जितनी छूट राज्य सरकार में हरियाणा में है, दिल्ली में इतनी नहीं है। कई बार प्रैक्टिशनर को ऑब्जेक्ट कर देते हैं आरटीओ कि हम आपका जो वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट है वो नहीं मान्य करते, तो उनको फिर ये एनसीआईएसएन की चिट्ठी लगानी पड़ती है या बोर्ड के रजिस्ट्रार की चिट्ठी लगानी पड़ती है कि इस आर्टिकल के तहत, फलां आर्टिकल के तहत वी आर एलिजिबल टू इशू मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इस समस्या से जूझने के लिए जो है एनसीआईएसएन ने लगभग 200 से ज्यादा जो करस्पॉन्डेंस की है डिफरेंट डिपार्टमेंट से। उनमें सबसे पहले है शिपिंग डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस वालों का डिपार्टमेंट है, फिर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल है यहाँ का पंजाब का। तो आपको अपने अधिकारों के बारे में सचेत रहने की जरूरत है। मैं इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा। और आप सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, आप लोग यूनाइट रहें। जैसे आपकी यूनिटी की वजह से अधिकार आपको हरियाणा में मिले हुए हैं, अगर सारी स्टेट्स में सारे प्रैक्टिशनर ऐसे यूनाइट रहें तो मैं नहीं समझता कि बाकी स्टेट्स में कोई समस्या आएगी। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करके निकलते हैं तो ब्रेड बटर इज मोर इम्पोर्टेंट। रोजी रोटी सबको चाहिए और गवर्नमेंट ने इतनी अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दी हुई हैं। तो आप यूनाइट रहिए और अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन दुर्गम इलाज को तरक्की कीजिए।